प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि समास क्या होता है और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप यानी कि संक्षिप्त। यह हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, अर्थात शब्दों को संक्षिप्त में लिखा व बोला जाता है। फिर से देख लीजिए, यह हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, अर्थात शब्दों को संक्षिप्त में लिखा एवं बोला जाता है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जब दो पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इस मेल को हम समास कहते हैं और इस प्रक्रिया में बनने वाला नवीन पद समासिक शब्द कहलाता है। फिर से देख लीजिए, यह जो परिभाषा है, जब दो पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इस मेल को हम समास कहते हैं और इस प्रक्रिया में बनने वाला नवीन पद जो होता है वह समासिक शब्द कहलाता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है विभक्तियों। विभक्ति से संबंधित वीडियो मैंने अलग से बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उस लिंक पर क्लिक करके विभक्ति के बारे में अधिक जान सकते हैं। हम यहाँ पर समास की बात कर रहे हैं। अब जब समास होता है तो उससे कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को हम देखते हैं। यहाँ लिखा है समासिक प्रक्रिया से होने वाले परिवर्तन। जब हम समास करते हैं अर्थात शब्दों को संक्षिप्त में लिखते हैं तो उससे कुल दो प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। पहला परिवर्तन तो यह होता है कि इस प्रक्रिया में अर्थात सामासिक प्रक्रिया में पदों पर लगी विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं, अर्थात विभक्तियों का लोप हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर लिखा है राजा का भवन। इसमें राजा के साथ का विभक्ति लगी है। जब हम राजा का भवन को संक्षिप्त में लिखते हैं तो इसको राजभवन के रूप में हम लिखते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि राजा अपनी विभक्ति अर्थात का को छोड़ देता है और यहाँ पर राजभवन बन जाता है। यही यहाँ पर लिखा है कि इस प्रक्रिया में पदों पर लगी विभक्तियाँ लुप्त हो जाती हैं। यहाँ पर राजा के साथ जो का विभक्ति लगी है यह लुप्त हो चुकी है और इसके बाद राजभवन शब्द बना है और यह राजभवन शब्द समासिक शब्द है। अगला जो परिवर्तन होता है वह यह है कि कई शब्दों में कुछ विकार भी उत्पन्न हो जाता है, जैसे काठ की पुतली। यहाँ पर काठ की पुतली का जब हम समास करते हैं या इसको समासिक पद के रूप में लिखते हैं तब यहाँ पर कि यह विभक्ति लुप्त तो होगी ही, साथ ही काठ कठ बन जाता है, अर्थात काठ की पुतली जो है इसका जब हम समास करते हैं या संक्षिप्त में लिखते हैं तो यह कठपुतली होता है। अब हम यह समझते हैं कि समास विग्रह क्या होता है। सामासिक पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। इसे हम व्यास भी कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। राजभवन का समास विग्रह होता है राजा का भवन। यहाँ पर देखिए, यह राजभवन एक सामासिक पद है, अर्थात एक ही पद है। इसको जब हम अलग अलग करते हैं अर्थात समास विग्रह जब करते हैं तो इसको हम राजा का भवन लिखते हैं और इसके फलस्वरूप इसमें जो पद हैं उनमें विभक्ति लग जाती है, जैसे राजा में यहाँ पर क विभक्ति लगी है। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। प्रथम पद को पूर्व पद कहा जाता है और द्वितीय पद को उत्तर पद कहा जाता है। यह आपको याद रखना है कि समास रचना के अंतर्गत प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं और द्वितीय पद को उत्तर पद कहा जाता है। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से हम पूर्व पद और उत्तर पद को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखा है राजा का भवन। इसमें दो पद हैं, राजा और भवन। तो जो राजा है वह पूर्व पद है और जो भवन है वह उत्तर पद है। यहाँ पर राजा के साथ का विभक्ति लगी हुई है, आप देख पा रहे हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। चौराहा। यहाँ पर दो पद हैं, चौ और राहा, अर्थात चार और राहा। यहाँ पर चौ जो है पूर्व पद है और राहा उत्तर पद है। यह संख्यावाची विशेषण है, इसको हम चार भी कह सकते हैं।
तो छात्रों, हमने जाना कि समास क्या होता है और समास विग्रह किसे कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर यह बता देना चाहता हूँ कि संधि में विच्छेद होता है जबकि समास में विग्रह होता है। कई विद्यार्थी संधि विग्रह लिखते हैं और समास विच्छेद लिखते हैं, जो कि गलत है। आपको याद रखना है कि संधि में विच्छेद होता है जबकि समास में विग्रह होता है। समास की विपरीत प्रक्रिया समास विग्रह होती है, जबकि समास विग्रह की विपरीत प्रक्रिया समास करना होती है। अब हम समझते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। इनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवा बहुब्रीहि समास। इन समासों के नाम आपको याद रखना है। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब इन प्रकारों की विशेषताएं हम संक्षिप्त में देखते हैं और अगले वीडियोज़ में इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो समास के प्रकारों की विशेषताएं हम संक्षिप्त में देखते हैं। देखिए, समास के प्रकारों की विशेषताएं। पहला, अव्ययी भाव समास। इसमें पूर्व पद अर्थात प्रथम पद प्रधान होता है। आपको याद रखना है कि पहला समास है, अव्ययी भाव समास है, तो पूर्व पद या पहला पद प्रधान होता है तथा यही पद अव्यय होता है। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें प्रथम पद अव्यय होता है। पहला समास है तो प्रथम पद प्रधान, और अव्ययी नाम से स्पष्ट है कि इसमें प्रथम पद जो होता है वह अव्यय होता है। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद अर्थात द्वितीय पद इसमें प्रधान होता है। तीसरा है कर्मधारय समास। इसमें दोनों पदों के मध्य उपमेय उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। अगला समास है द्विगु समास। इसमें एक पद संख्यावाचक विशेषण होता है। अगला है पांचवा प्रकार द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जो छठा समास है वह है बहुव्रीहि समास। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो हमने देखा कि समास के 6 प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है तथा यही पद अर्थात प्रथम पद अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में दोनों पदों के मध्य उपमेय उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। द्विगु समास में एक पद संख्यावाची विशेषण होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इन सभी समासों के बारे में हम विस्तार से अगले वीडियोज़ में देखेंगे। जय हिंद।